हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे JNK इंडिया आईपीओ के बारे में इन डिटेल। राइट दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ और कह सकते हैं काफी समय के बाद एक और मेन बोर्ड आईपीओ आ गया है। भारतीय एक्सोकॉम के बाद JNK इंडिया का आईपीओ आया है। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ है। सो 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी अगले हफ्ते से ये इशू ओपन हो जाएगा फ्रॉम ट्यूसडे टिल थर्सडे। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 395 से 415 रुपीज का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 36 शेयर्स का। कुल मिलाकर ये 650 करोड़ का आईपीओ है, मतलब 649.47 करोड़ टू बी प्रिसाइज, जिसमें से फ्रेश इशू है 300 करोड़ का। यानी फ्रेश इशू का मतलब होता है दोस्तों, कंपनी ये जो 300 करोड़ है इसका यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी के अंदर। अब कंपनी किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगी वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और बाकी का बचा हुआ है 349 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है, कोई अपनी स्टेक सेल कर रहा है, अपना हिस्सा बेच रहा है, और ये जो सारा पैसा है ये उनके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। ठीक है, तो जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल का है और जो छोटा पोर्शन है वो है फ्रेश इशू का। अंतर कितना है? 49.47 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग दोस्तों BSE NSE दोनों पर हमको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले समझते हैं JNK इंडिया का कारोबार क्या है, कंपनी करती क्या है। सो फ्रेंड्स, JNK इंडिया लिमिटेड 2010 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का कारोबार है किसका? कंपनी का कारोबार है हीटर्स का, रिफॉर्मर्स का और क्रैकिंग फर्नेसेस का। जी हाँ, कंपनी इसको डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, सप्लाई भी करती है, इंस्टॉल भी करती है और कमीशन भी करती है। ये सारा फुल प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस का। दोस्तों, कंपनी ने अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है जो कंप्लीट करे हैं इन आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिकली काम करती है, ग्लोबली भी कंपनी एक्सपांशन करती है। मतलब कंपनी का कारोबार चल रहा है और करीबन कंपनी ने नाइजीरिया और मेक्सिको में भी अपने प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करा है। 31 मार्च 2023 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट 17 क्लाइंट्स को इंडिया के अंदर और 7 क्लाइंट्स ओवरसीज या फिर आप कह सकते हैं फॉरेन मार्केट्स में कैटर करती है। इसमें जो बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं कंपनी के डोमेस्टिकली, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC, टाटा प्रोजेक्ट्स, RCF और दोस्तों यहाँ पर है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये कुछ कंपनी के बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स है JNK इंडिया के अंदर, ये मैन्युफैक्चर होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे फर्नेसेस कंपनी ऑलरेडी तैयार रखती है। जैसे जैसे देखिए कंपनी के पास डिमांड आती रहती है और जिस तरीके का कंपनी का क्लाइंट का डिमांड है उसको कंपनी मीट करती है। और कंपनी के पास इसीलिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है और कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स भी है जो कंपनी के साथ काम करते हैं। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुंद्रा के अंदर है, यानी SEZ के अंदर है, गुजरात में। और वहीं पर प्रोडक्शन कंपनी करती है एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। कंपनी ऑलमोस्ट जो उनका एरिया है वो करीबन 20,240 स्क्वायर मीटर्स के अंदर माफ करेगा फैला हुआ है। और इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी है करीबन 5,000 मीट्रिक टन्स की। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट अभी करंटली 192 परमानेंट एम्प्लॉयज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो देखिए हमने कंपनी के बारे में समझ लिया, कंपनी करती क्या है। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है तो उसकी आप स्ट्रेंथ भी जानिए और वीकनेस भी जानिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में और फिर वीकनेस के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनी स्ट्रेंथ, राइट? व्हाट आर कंपनी स्ट्रेंथ? सो फर्स्ट, कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो क्या है? वो यही है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है और इनका जो डाइवर्स कस्टमर बेस है वो भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। ये कंपनी के साथ एक एडेड एडवांटेज हमेशा से जुड़ा हुआ है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है दोस्तों यहाँ पर कंपनी का वेल पोजीशन होना। मतलब जिस तरीके से देखिए इंडस्ट्री में टेलविंड्स आते हैं उसको भी कंपनी कैप्चर करती है और कंपनी की जो डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटीज़ है उसको भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया वेल पोजीशन कर रखा है। तीसरी चीज़, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का, अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी ऑलमोस्ट इनके पास अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो ये दिखाती है कि हाँ, कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। और पांचवी, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखती है। रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर काफ़ी कैपेक्स चाहिए। तो मान लीजिए अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑयल एंड गैस के अंदर कोई डाउन साइड दिखाता है, पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर कोई डाउनवर्ड आता है, तो इसका सीधा इंपैक्ट कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? इस बिजनेस के अंदर। यानी कंपनी का बिजनेस डेफिनेटली याद रखिएगा इन सब बिजनेसेस पे यहाँ पर रिलाय करता है। अगर ये बिजनेसेस नहीं चलेंगे, पेट्रोकेमिकल का नहीं चलेगा धंधा, ऑयल एंड गैस का नहीं चलेगा, फर्टिलाइजर्स का नहीं चलेगा, तो कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट आ जाएगा। सेकंड बात,
कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो हीटिंग इक्विपमेंट से आ रहा है। याद रखिएगा, अगर हीटिंग इक्विपमेंट की डिमांड कम हो जाती है तो इससे कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा, कंपनी के रेवेन्यूज पर असर पड़ेगा। तीसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई है इसके अंदर। और चौथी चीज़, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स है। तो ये है कि हाँ, अपने आप को सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कैसे रखना है, अपनी प्राइसिंग को किस तरीके से सबसे अच्छा पोजीशन करके रखना है, ये कंपनी के लिए एक चैलेंज है जिसको कंपनी को लगातार फेस करना है। अब ये तो है, अब देखा जाए तो मतलब ये फोर्थ वाला जो याद रखिएगा पॉइंट है, ये बहुत मैटर तब करता है जब कंपनी नहीं हो, बट ये कंपनी अच्छे समय से है और कंपनी बढ़िया कारोबार कर रही है, तो ये है कि हाँ, कंपनी को इसको मैनेज करना आता ही होगा। अब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 137 करोड़ था 2021 में, फिर वो बढ़कर 296 करोड़ हुआ और अब दोस्तों करीबन 407 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आया है 2023 में। कंपनी की अगर बात करता हूँ पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 16.47 करोड़ इन द ईयर 2021, देन 35.98 करोड़ इन 2022 एंड करीबन अब 46.36 करोड़ है इन द ईयर 2023। तो इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा आप देख सकते हैं 2021 में था करीबन 88 करोड़ का, फिर 196 करोड़ का हो गया, अब 215 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के ऊपर कर्जा तो बढ़ा है। कंपनी का ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़िया है, इधर कोई ऐसा खास प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलती है। FY23 में एक प्रॉब्लम क्या होगी, कंपनी जो लगातार दोस्तों यहाँ पर कैश जनरेट कर रही थी, वहाँ पे कंपनी थोड़ी सी नेगेटिव आ गई 7.22 करोड़ में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो प्लस में था। कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो अभी भी दोस्तों नेगेटिव में है, बट नेट कैश फ्लो अगर कंपनी की बात करता हूँ तो वो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। 25 करोड़ कंपनी ने इस बार रिपोर्ट करा है। अभी कंपनी ने अपने 31 दिसंबर के भी नंबर्स पेश करे, यानी कंपनी ने बेसिकली अपने 3 क्वार्टर्स के जो नंबर्स है Q3 तक रिपोर्ट कर दिए। इसमें कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों करीबन 256 करोड़ पर हमको आता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए 256 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, तो ये बात दिखता है कि हो सकता है कि कंपनी ने जिस तरीके से 411 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में करा था पूरा, हो सकता है कि 2024 के अंदर कंपनी उतना रेवेन्यू ना कर पाए, बिकॉज 256 करोड़ है। हो सकता है कि देखिए कंपनी का सीजन जो है वो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर में जाता रहता हुआ नजर आए, ये भी हो सकता है, वो हम समझते नहीं है। बट ये बात है कि कंपनी का दोस्तों मार्जिन से एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 46 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है। कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरिंग भी कम हो रही है, ये बात भी ठीक है, बट हाँ ओवरऑल लगातार तो बढ़ रही है। मतलब थोड़ी बहुत कम हुई है बीच में, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 5.91 करोड़ की थी, फिर 33.76 करोड़ की हो गई, तो ये तो ठीक है। हमारे पास कंपनी के जो की इंडिकेटर्स है उसके हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है 31% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है ऑलमोस्ट 35% का, डेट टू इक्विटी काफी मैनेजेबल है, ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 31.79% का है जो बढ़िया है, और कंपनी का मार्जिन करीबन 18% का, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 18.24% का है। तो ये जो कंपनी के की इंडिकेटर्स है वो दिखाते हैं कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। दोस्तों कंपनी पैसा उठा क्यों रही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस पैसे से कंपनी कोई भी अपनी लायबिलिटी, कोई भी अपनी डेट को कम नहीं करेगी, बल्कि कंपनी को पैसा चाहिए फॉर द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी ये पैसा उठा रही है, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशंस के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी जो प्राइस फंडिंग मांग रही है पोस्ट आईपीओ की हम बात करेंगे, 11.08 का इसका ईपीएस हो जाएगा और करीबन 37.46 का इसका पीई हो जाएगा। इसके अगर आप पीएस से कंपेयर करेंगे तो देखिए थर्मक्स से कंपनी आती है जो ऑलमोस्ट 112-113 की पी पे अवेलेबल है, और BHEL है करीबन 186 की पी पे अवेलेबल। तो एक बात साफ नजर क्या आती है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशंस काफी हाई है। अब देखिए बहुत सारी कंपनी से BHEL तो अभी भी प्रॉफिटेबल एक्जैक्टली नहीं हो पाई है, थर्मैक्स की भी सिचुएशन अब उस तरीके की है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी हाई दिखता है। तो ये बात साफ है कि दोस्तों इसकी कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा BHEL का भी बहुत ज्यादा बिजनेस अलग अलग है, तो कोई एग्जैक्ट इसका पीयर हमको नहीं मिल पाता है। बट द थिंग इज कि देखिए कंपनी फंडामेंटली तो मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आई, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये साफ साफ दिखता है, और कंपनी के वैल्यूएशंस जरूर हम कह सकते हैं कि थोड़े से ऊपर है, थोड़े से नीचे हो सकते थे, बट अगेन ये कंपनी स्ट्रांग नजर आती है। तो करना क्या चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से अभी तक इसकी कोई ग्रे मार्केट तो स्टार्ट नहीं हुई है, ये देखना है कि ग्रे मार्केट में एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है। बट मेरे हिसाब से देखिए एक बात साफ है इस कंपनी के अंदर, अगर आप व्यू ले रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का यहाँ पर हमको पोजीशन बना के चलना पड़ेगा अगर आप लगाना चाहते हैं। अदरवाइज देखिए सिंपल सी बात है, आखिरी दिन देखेंगे हम कि किस तरीके से पैसा आ रहा है QIBs का, एंकर बुक कैसे निकल के आती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, फिर जाकर देखिए हम फाइनल डिसीजन लेंगे। बट ऑन द फर्स्ट फेज ये बात साफ है कि देखिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, ये साफ साफ हमको दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस IPO को लेकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।